इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने झारखंड से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। यह किसी सरकारी फाइल का एक पन्ना लगता है या शायद किसी की स्टडी नोटबुक का हिस्सा। हाँ, जो शायद किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। बिल्कुल। इसमें लिस्ट है, एक नक्शा है, कुछ तारीखें हैं। ऊपर से देखने में ये थोड़ा सूखा लग सकता है, लेकिन हमारा काम इसी तरह की दस्तावेजों की गहराई में उतरना है और इसमें छिपी हुई कहानियों, पैटर्न और जरूरी बातों को बाहर निकालना है। बिल्कुल। सरकारी दस्तावेज अक्सर सोने की खान की तरह होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि खुदाई कहाँ करनी है। अच्छा, हाँ, ये सूचियां और नक्शे सिर्फ जानकारी नहीं है, ये किसी राज्य की सोच, उसकी प्राथमिकताओं और उसके भविष्य के प्लान का आईना होते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं है, नहीं बल्कि ये समझना है कि ये हमें झारखंड के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस पन्ने को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है एक बड़ा सा हेडिंग, झार पार्क। नाम से ही साफ है। हाँ, नाम से ही जाहिर है कि पार्कों से जुड़ी कोई योजना है। स्रोत बताता है कि ये झारखंड सरकार की योजना है और इसे चलाने के लिए खास अथॉरिटी बनाई गई है, JPMDA। JPMDA यानी झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यहीं पे हमें पहला सुराग मिलता है। वो क्या? जब भी किसी काम के लिए एक समर्पित अथॉरिटी बनाई जाती है, तो इसका मतलब है कि सरकार उसे बस एक काम चलाओ या एड हॉक एक्टिविटी की तरह नहीं देख रही है। अच्छा। इसका मतलब है कि इसके पीछे एक लंबी सोच है, एक पेशेवर मैनेजमेंट का इरादा है। ये सिर्फ पौधे लगाने से कहीं आगे की बात है। हाँ, ये संगठित ढांचे की तरफ इशारा करता है। अब इस योजना के तहत 10 पार्कों की एक लिस्ट दी गई है और जैसे ही हम इस लिस्ट पर नजर डालते हैं, एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। क्या? इन 10 में से 6 पार्क, जी हाँ, 60% सिर्फ एक शहर में है, राजधानी रांची। अच्छा, 6 पार्क। बिरसा मृग जैविक उद्यान, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन, सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क और श्री कृष्णा पार्क, ये सब रांची में है। ये एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। एक नजरिए से देखें तो ये स्वाभाविक लगता है। कैसे? राजधानी में आबादी का घनत्व ज्यादा होता है, शहरीकरण का दबाव ज्यादा होता है, तो वहां ऐसे सार्वजनिक स्थानों की जरूरत भी सबसे ज्यादा महसूस होती है। साथ ही राजधानियों को अक्सर एक मॉडल सिटी के तौर पर विकसित किया जाता है, ताकि बाकी राज्य के लिए एक मिसाल कायम की जा सके। हाँ, ये बात तो तार्किक लगती है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। वो क्या है? क्या इस तरह का राजधानी केंद्रित विकास बाकी राज्य में एक तरह की ग्रीन डिवाइड या असमानता नहीं पैदा करता? मतलब जहां राजधानी के निवासियों को तो ऑक्सीजन पार्क मिलते हैं, पर दूसरे बड़े शहरों जैसे जमशेदपुर या धनबाद की शायद अनदेखी हो जाती है। सही बात है। इस एक पन्ने से हमें ये तो नहीं पता चलता कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये विकास के मॉडल पर एक बहुत ही जरूरी सवाल है। फिलहाल जो डेटा हमारे सामने है, वो साफ तौर पर रांची की तरफ झुका हुआ है। और पार्कों के नाम भी देखिए। हाँ, वे भी एक कहानी कहते हैं। ये सिर्फ पार्क नंबर 1 या पार्क नंबर 2 नहीं है। हर नाम के पीछे एक सोच है। और ये नाम भी बड़े मजेदार है। मतलब ऑक्सीजन पार्क, हाँ, इससे ज्यादा सीधा और स्पष्ट नाम क्या हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा एयर प्यूरिफायर लगा दिया गया हो। ठीक वैसे ही। दूसरी तरफ नक्षत्र वन जैसा नाम है, जो बताता है कि ये कोई आम पार्क नहीं है, बल्कि एक थीम पर आधारित है। शायद ज्योतिष से जुड़ा हुआ हो सकता है इसमें ज्योतिष के 27 नक्षत्रों से जुड़े पेड़ पौधे लगाए गए हों, जो इसे एक एजुकेशनल और आध्यात्मिक अनुभव भी बनाता है। और फिर बिरसा मृग जैविक उद्यान का नाम है। हाँ, ये साफ करता है कि ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि इसके अंदर वन्यजीव संरक्षण, खासकर हिरणों के संरक्षण का एक अहम पहलू भी जुड़ा है। तो ये दिखाता है कि JPMDA सिर्फ घास के लॉन नहीं बना रहा। नहीं, बल्कि हर पार्क को एक खास पहचान और मकसद देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। 7वें नंबर पर शहीद निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग के नाम के आगे एक छोटा सा स्टार बना है। एक तारा। पहली नजर में ये कुछ खास नहीं लगता है ना, लेकिन पन्ने के नीचे का फुटनोट इस पूरी लिस्ट को एक नया मतलब दे देता है। अच्छा। और ये हमारे उन सुनने वालों के लिए एक सीक्रेट टिप है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक खजाने की तरह है। फुटनोट में लिखा है, झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया है। ये एक गेम चेंजर है। बिल्कुल।
इसका मतलब है कि ये दस्तावेज सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये हमें ये भी बता रहा है कि परीक्षकों की नजर में क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, एक तरह का मेटा डेटा। सही कहा। ये हमें बता रहा है कि सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारी और नागरिक शहीद निर्मल महतो पार्क के बारे में जाने। हाँ, कि वो हजारीबाग में है। हाँ, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये राज्य की राजनीति, इतिहास और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जानना कि ये हजारीबाग में है सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक समझ का एक पैमाना बन जाता है। और ये हमें स्रोत बनाने वाले के इरादे के बारे में भी बताता है। ये साफ तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया गया है जिसे जानकारी को प्राथमिकता देना सीखना है। सही बात है। ये हमें राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की सोच की एक झलक देता है कि वे किन चीजों को याद रखने लायक समझते हैं। तो ये तो हुई शहर के अंदर की हरियाली की बात, लेकिन इस पन्ने का दूसरा हिस्सा हमें शहरों की भीड़भाड़ से निकालकर सीधे झारखंड के घने जंगलों की दुनिया में ले जाता है। और यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड के इको सेंसिटिव जोन की। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक राज्य में ऐसे 12 जोन घोषित किए गए हैं। इससे पहले कि हम लिस्ट में जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं। हाँ, ये जरूरी है। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे संरक्षित इलाकों के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह सोचें। शॉक एब्जॉर्बर, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझाने का। मतलब ये किस तरह के झटकों से बचाते हैं? ये विकास के झटकों से बचाते हैं। इन जोन का मकसद होता है संरक्षित जंगल के ठीक बाहर होने वाली गतिविधियों को रेगुलेट करना। जैसे कि बड़े पैमाने पर खनन, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज लगाना, बड़े बड़े होटल या डैम बनाना। इन जोन में ऐसी गतिविधियों पर या तो पूरी तरह से रोक होती है या फिर उन्हें बहुत सख्त नियमों के तहत इजाजत दी जाती है, ताकि इंसानी गतिविधियों का नकारात्मक असर जंगल के कोर एरिया यानी उसके दिल पर ना पड़े। बिल्कुल, ये संरक्षण की एक बहुत ही प्रोएक्टिव रणनीति है। और इस पन्ने में दी गई टाइमलाइन अपने आप में कहानी कहती है। पहला इको सेंसिटिव जोन दलमा वन्यजीव अभयारण्य 2012 में नोटिफाई किया गया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद कई साल तक खामोशी रहती है और फिर अचानक 2019 में एक धमाका होता है। क्या होता है? एक ही साल में बाकी के 11 जोन की घोषणा कर दी जाती है। एक से सीधे 12 पर छलांग, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। अरे वाह! ये संरक्षण नीति में एक बहुत बड़ी और अचानक आई तेजी की तरफ इशारा करता है। सवाल उठता है, 2019 में ऐसा क्या हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक दशक से भी कम समय में नीति में इस तरह की तेजी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि पर्यावरण को लेकर राज्य या देश में जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ी हो। ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई सख्त निर्देश आए हों। अच्छा, जिनका पालन करना जरूरी हो गया हो। हाँ, या फिर ये केंद्र सरकार की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। वजह जो भी हो, ये साफ है कि 2019 झारखंड के लिए अपने प्राकृतिक खजानों को बचाने की दिशा में एक मील का पत्थर था। और इस लिस्ट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं, जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, जो कभी बाघों के लिए बहुत मशहूर था और आज भी एक महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप का हिस्सा है। हाँ, और पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, जो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि जैन समुदाय के लिए एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल भी है। और ये विविधता ही इस लिस्ट की सबसे खास बात है। ये सिर्फ बड़े जानवरों या घने जंगलों को बचाने की कोशिश नहीं है। मतलब इस लिस्ट में आपको बेसला जैसे विशाल जंगल मिलेंगे, तो कोडरमा और गौतम बुद्ध जैसे अभयारण्य भी। और सबसे दिलचस्प है उधवा झील पक्षी विहार का नाम। हाँ, ये थोड़ा अलग है। ये एक जलीय इकोसिस्टम है, एक वेटलैंड है जो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है। इसे भी इको सेंसिटिव जोन घोषित करना दिखाता है कि संरक्षण का दृष्टिकोण कितना व्यापक है। तो ये हाथियों और बाघों से लेकर छोटी छोटी चिड़ियों और झीलों तक हर तरह के इकोसिस्टम को बचाने की एक समग्र कोशिश है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने पार्कों की कहानी समझी, फिर इको सेंसिटिव जोन की लिस्ट और उसकी टाइमलाइन को डिकोड किया। अब आते हैं इस पन्ने के सबसे निचले हिस्से पर, जहां एक नक्शा दिया गया है। नक्शा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। लेकिन जब मैं इस नक्शे को देखती हूँ तो एक बात मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या बात? ये सारे जोन अजीब जगहों पर है, बिल्कुल राज्य के किनारों पर। पलामू, महुआ डांड, दलमा, कोडरमा सब बॉर्डर पर है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है।
तो फिर? और यही वो जगह है जहां एक साधारण पन्ना एक गहरी भू राजनीतिक और पर्यावरणीय कहानी बताने लगता है। आपने जो देखा वो इन संरक्षण प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा। ये हमें एक सीधा सा सच याद दिलाता है, पर्यावरण और वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानते। मतलब ये कि एक बाघ या हाथियों का झुंड ये नहीं जानता कि यहाँ झारखंड की सीमा खत्म हो रही है और छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल की शुरू हो रही है। हाँ, ये तो सही है। उनके लिए तो पूरा जंगल एक घर है, एक गलियारा है। अब नक्शे को फिर से देखिए। उत्तर पश्चिम में पलामू और महुआडांड अभयारण्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। ये पूरा इलाका एक बड़ा टाइगर लैंडस्केप है जो दोनों राज्यों में फैला है। अगर सिर्फ झारखंड अपनी तरफ जंगल बचाए और छत्तीसगढ़ की तरफ अंधाधुंध कटाई हो तो क्या संरक्षण सफल हो पाएगा? कभी नहीं। समझ गई। तो सीमा पर इको सेंसिटिव जोन बनाने का मतलब है कि आप उस गलियारे को अपनी तरफ से सुरक्षित कर रहे हैं, बिल्कुल इस उम्मीद में कि पड़ोसी राज्य भी ऐसा ही करेगा। यही अंतर्राज्यीय सहयोग की नींव है। और पूर्व में दलमा भी है। हाँ, पूर्व में देखिए दलमा वन्य जीव अभयारण्य हाथियों के लिए मशहूर हैं। ये हाथियों के झुंड अक्सर झारखंड से पश्चिम बंगाल और कभी-कभी उड़ीसा तक का सफर करते हैं। अच्छा। दलमा को एक बफर जोन देना ये सुनिश्चित करता है कि जब हाथी बंगाल की सीमा के पास हों तो उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिले। ये नक्शा असल में हमें ये बता रहा है कि झारखंड का पर्यावरण अकेले नहीं बचाया जा सकता। ये पूर्वी भारत के एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये नक्शा असल में एक बड़ी चुनौती और एक अवसर दोनों को उजागर कर रहा है। हाँ, कैसे? चुनौती यह है कि इन जोन्स को असरदार बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ लगातार बातचीत और समन्वय करना होगा। सही है। और अवसर यह है कि ये एक एकीकृत क्षेत्रीय संरक्षण नीति को जन्म दे सकता है जो किसी एक राज्य तक सीमित न हो। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये नक्शा एक विजुअल सबूत है कि हमें अपनी सोच को जिलों और राज्यों की सीमाओं से बाहर निकालकर लैंडस्केप के स्तर पर ले जाना होगा। तो इस एक पन्ने से जो शुरू में सिर्फ कुछ लिस्ट और एक नक्शा लग रहा था, हमने कई अहम बातें समझी। हाँ, काफी कुछ। चलिए इन्हें एक बार फिर से देखते हैं। पहला, हमने शहरी हरियाली के लिए एक संरक्षित कार्यक्रम झार पार्क को देखा जिसका झुकाव भले ही राजधानी की तरफ हो लेकिन उसके पीछे एक संगठित सोच है। बिल्कुल। दूसरा, हमें परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए वो स्टार वाला सीक्रेट कोड मिला जो बताता है कि राज्य क्या महत्वपूर्ण समझता है। हाँ। तीसरा, हमने इको सेंसिटिव जोन्स की कहानी में 2019 के उस बड़े कदम को देखा जो संरक्षण के प्रति एक गंभीर प्रतिबद्धता दिखाता है। एक तेजी से बढ़ती प्रतिबद्धता। और चौथा, नक्शे ने हमें सिखाया कि संरक्षण की असली लड़ाई सीमाओं पर लड़ी जाती है और पर्यावरण को राजनीतिक नक्शों में नहीं बांटा जा सकता। बहुत अच्छा सारांश है। ये पन्ना असल में झारखंड के पर्यावरण के प्रति दो तरफा नजरिए को दिखाता है। दो तरफा। हाँ, एक तरफ इंसान के बनाए शहरी माहौल यानी पार्कों को बेहतर बनाने की कोशिश है ताकि नागरिकों का जीवन स्तर सुधरे। और दूसरी तरफ कुदरत के बनाए जंगली इलाकों यानी अभयारण्यों को बचाने की जद्दोजहद है ताकि राज्य की अनमोल बायोडायवर्सिटी सुरक्षित रहे। ये वही संतुलन है जिसे हर विकासशील इलाका हासिल करने की कोशिश करता है। विकास और संरक्षण के बीच का संतुलन। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण से एक विचार मन में रह जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। यह स्रोत हमें यह तो बताता है कि क्या संरक्षित किया जा रहा है और कहाँ संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब इस पन्ने में नहीं है। वो क्या है? कागज पर की गई ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितनी असरदार हैं? इन इको सेंसिटिव जोन्स में असल में किन गतिविधियों पर रोक लगी है और इसका वहां सदियों से रह रहे स्थानीय और आदिवासी समुदायों के जीवन, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी आजीविका पर क्या असर